ईडी ने 10 सितंबर को कोलकाता में रेड करी और 17 करोड़ रुपए सीज किए। अब यहां से 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि ईडी बंगाल में इतना एक्टिव क्यों है, झारखंड में इतना एक्टिव क्यों है, या जब तक महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी तो वहां इतना एक्टिव क्यों था। दूसरा सवाल उठता है आखिरकार ईडी है क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या। और तीसरा सवाल यह उठता है कि अगर ईडी छापा मारती है और वहां कैश सीज करती है, कैश पकड़ती है, सोना पकड़ती है, गाड़ी पकड़ती है, बिजनेस जब्त करती है, घर जब्त करती है, तो उसका क्या करती है, घर ले जाती है क्या अपने, यह समझना जरूरी है। इन 3 सवालों के जवाब और चौथा इंपॉर्टेंट सवाल कि आजकल खबर में ईडी बहुत सुनते हैं, यहां छापा मारा, वहां छापा मारा, यहां छापा मारा, तो ईडी इतनी ओवर एक्टिव क्यों हो गई है और ईडी के कितना ओवर एक्टिव हुई है, इसके बारे में भी समझेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम ईडी के बारे में समझेंगे। ईडी क्या है, क्यों एक्टिव है, क्या करती है, जो चीज जब्त करती है, वो सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए, ईडी रेड्स केस इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यूरिंग लास्ट 8 ईयर। जो ये मोदी जी की सरकार बनी है उसमें लगभग 27 गुना ज्यादा छापे मार रही है ईडी। ये जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यसभा को दी है। So Center informed Rajya Sabha that NDA government in last 8 years जो ईडी है उसने 99,336 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, पैसा, सोना अटैच किया है, जब्त किया है और 888 केस फाइल करे हैं, जिसमें से 23 लोगों को सजा भी हो चुकी है पिछले 8 सालों में। अगर और आगे जाऊं तो ईडी ने पिछले 8 साल में 3010 छापामारी करी है, सर्च ऑपरेशंस करे हैं पिछले 8 साल में, 2014 से 2022 के बीच में। लेकिन हम उसके पिछले 10 साल के बारे में जाएं तो सिर्फ 113 छापेमारी करी थी, तो 27 गुना इंक्रीज है। तो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो वो यूजुअल तरीका है कि भैया पॉलिटिक्स ले आओ और बोलो कि ये तो गलत है, पहले लोगों को हैरेस नहीं करते थे, अब हैरेस कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक सरकारी संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उसको फ्रीडम दी गई है, वो छापेमारी कर रही है। दोनों चीजें हैं। आप पॉलिटिकल किसी भी तरफ से हैं, वो आपको आर्ग्यूमेंट पसंद आएगा, लेकिन इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ सच्चाई है। क्योंकि जब हम ईडी के छापे देखते हैं तो ईडी के छापे ज्यादा ऑपोजिशन रूल स्टेट में पड़ रहे हैं, तो उसमें एक पॉलिटिकल एंगल है। लेकिन अगर ईडी 310 सर्च कर रही है और वहां कुछ पकड़ा जा रहा है, तो भाई गलत क्या है, कुछ गलत था तो पकड़ा गया, 17 करोड़ रुपए सीज करे अभी 10 सितंबर को। तो अगर कोई कुछ किया ही नहीं था तो भैया 17 करोड़ रुपए कैश आपके अकाउंट, आपके घर में क्या कर रहा था, 50 करोड़ पार्था चैटर्जी के उधर से निकला, क्या कर रहा था। तो दोनों आर्ग्यूमेंट में सच्चाई है, तो हमें दोनों आर्ग्यूमेंट को समझना है। तो 27 गुना राइज हुआ है केसेस में सर्च ऑपरेशन। अगर हम दूसरी चीज देखें, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी प्रूफ करने के बाद जो चीजें जब्त करी गई, केस प्रूफ हो गया 23 लोग का, उनसे कितना पैसा आया, 870 करोड़ लगभग पिछले 8 साल में आया। तो इसको देखने का एक नजरिया यह है कि भैया करप्शन को रोकने की, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की, फॉरेन एक्सचेंज लॉस के वायलेशंस को रोकने के लिए ये एक अच्छी पहल है कि भाई सरकारी की एजेंसियों को ये बोला जाता है कि वो तो सिर्फ काम ही नहीं करती हैं, अब ये काम कर रही है तो इसको अक्यूज करा जा रहा है कि भैया तुम तो ओवर एक्टिव हो गए हो। तो ये देखना है। अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल कि भैया ये एजेंसी है क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था है जिसका काम है कि पैसे की हेरफेर यानी मनी लॉन्ड्रिंग के को रोकना, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना और जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है उनको रोकना और
उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन करना जिनने फॉरेन एक्सचेंज लॉस का भी वायलेशन उल्लंघन किया है। ये दोनों चीजों का उल्लंघन जिसने किया उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कब बना, क्या स्थिति है आज, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शुरुआत हुई थी 1 मई 1956 में, 1956 में, जब इसको एनफोर्समेंट यूनिट बोला जाता था। और तब ये जो आर्थिक अफेयर विभाग था वित्त मंत्रालय का, उसके कंट्रोल में था। और तब यह कार्रवाई किस कानून के तहत करता था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। उसके बाद 1960 में इसका प्रशासनिक कंट्रोल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसको दे दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग को दे दिया गया वित्त मंत्रालय में। फिर कुछ समय के लिए 1973 से 77 के बीच में इसका प्रशासनिक कंट्रोल, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसको दे दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करता है। लेकिन आज के समय अगर आज की स्थिति देखें तो आज ईडी किसके अंतर्गत है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग जो वित्त मंत्रालय में है उसके अंदर ईडी काम करता है। अब ईडी किन कानून के तहत काम करता है यह भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ईडी ये 5 कानून के तहत काम करता है। फेरा एक्ट 1973, फेमा एक्ट 1999 जो भारत में आर्थिक सुधारों के बाद लाया गया। उसके बाद भारत एक अंतर्राष्ट्रीय कोलिशन है, इंटरनेशनल कमिटेड है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो उसको 2002 में भारत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया, जिसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपहोल्ड किया है। उसके बाद 2018 में विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए। इनको पकड़ने के लिए, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भारत सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लाए थे। उसके तहत भी ईडी काम करता है। और साथ साथ ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी है कोफेपोसा की, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके अंदर। अब सवाल है कि 17 लोकेशंस में 6 लोकेशंस में छापे मारे 10 सितंबर को, 17 करोड़ रुपए सीज किए। अब सवाल उठता है बंगाल में क्यों है एक्टिव, वेस्ट बंगाल में क्यों है एक्टिव ईडी इतना? तो उसका एक तो आंसर है कि भाई पॉलिटिकल रीजन है, राजनीतिक कारण है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां छापेमारी ज्यादा हो रही है। अब इस आर्ग्यूमेंट में एक लॉजिक है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि झारखंड में छापा पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल में पड़ रहा है, महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी वहां पड़ रहा है, राजस्थान में पड़ रहा है, बाकी जगह केरला में पड़ रहा है, तो इन जगह पड़ रहा है। तो एक राजनीतिक आर्ग्यूमेंट दिया सकता है, लेकिन हमें राजनीतिक आर्ग्यूमेंट नहीं समझना। देखिए यहां इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि भाई ईडी को जानकारी मिलती है कि इसके पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, वो छापा मारता है। जब छापा मार रहा है तो 17 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो इसको सिर्फ आप एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं देख सकते, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके खिलाफ भाई करप्शन से काला पैसा कमाया है, पैसे के हेरफेर से काला पैसा कमाया है। 17 करोड़ रुपए कैश कहां से मिल रहा है? इतना कैश तो रखने की इजाजत नहीं है, तो आपके पास कहां से मिल रहा है? मतलब मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ी तो है ही। तो एक चीज वो है, वो आर्ग्यूमेंट जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो आर्ग्यूमेंट राजनीतिक आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर यहां छापा मारते और यहां 0 रुपए मिलता तो वो आर्ग्यूमेंट लग जाता भैया राजनीतिक छापा था, कुछ नहीं मिला, देखो हमको राजनीतिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन यहां तो मिल रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट गोज आउट द विंडो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि भैया उस पैसा जो मिलता है उसका होता क्या है? पहली तो बात है कि भैया सीजर यानी छापेमारी और जब्त जब ईडी करती है तो कैसे करती है? वो पैसा, वो गोल्ड, वो प्रॉपर्टी, वो बिजनेस कैसे जब्त करती है ईडी, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, ईडी इज मैंडेटेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी के पास ये पावर है कि वो किसी भी जगह जाकर, किसी भी प्रेमाइसेस में जाकर वो सर्च यानी छापा मार सकती है। जो भी केस पीएमएलए अंडर के आता है यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है, वहां जाकर छापा कर सकती है।
ठीक है, जब वो छापा मारने जाती है तो जिसके घर पे छापा मार रही है उसको एक सर्च वारंट देती है कि हमारे पास कोर्ट का सर्च वारंट है, हम आपके घर पे छापा मारने आए हैं। बिना नोटिस के जाती है। अरे भैया बता देंगे तो वो अपना सामान हटा नहीं देगा कि भाई हटा लो ईडी आ रही है, तो बिना बताए जाती है, सर्च वारंट दिखाती है, सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे, ले भाई तेरा घर सर्च करना है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे छापामारी होती है। रिकवरीज मेड, जो भी चीजें पकड़ी जाती हैं उस छापेमारी में, उसको इंडिपेंडेंट विटनेस यानी सरकारी आदमी नहीं, इंडिपेंडेंट लोगों को लेकर जाती है, उनके सामने छापा मारती है, उनके सामने जो सीज होती है प्रॉपर्टी उसकी लिस्ट बनती है, उनसे साइन कराती है कि भैया हमको 17 करोड़ रुपए कैश मिला, हमें 2 किलो सोना मिला, हमें 20 किलो डायमंड मिला। इनकी लिस्ट बनाती है इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने कि साइन करिए, देखिए हमको ये सब यहां से मिला है। अपना आदमी से नहीं, अपना आदमी को तो बोल देगा भाई बोल दे कुछ भी, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट विटनेस। अब दूसरा सवाल ये उठता है, व्हाट डज ईडी डू विद द कैश एंड गोल्ड सीज? जो कैश ईडी को मिलता है छापामारी में उसका वो क्या करता है? अपने घर ले जाते हैं क्या अफसर लोग या डिपार्टमेंट? ऐसा तो है नहीं, अलाउड नहीं है। तो क्या करती है ईडी? अर्लियर पहले क्या होता था, जो भी पैसा मिलता था छापामारी में, 17 करोड़ रुपए मिला, वो पैसा अगर मान लो कलकत्ता में छापा मारा है तो कलकत्ता एडमिनिस्ट्रेटिव जोन हो गया, प्रशासनिक जोन हो गया, वहां के एसबीआई अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलती थी ईडी और उसमें वो पैसा जमा कर देती थी, उस पे ईडी को इंटरेस्ट मिलता था। अगर केस प्रूफ हो जाए अक्यूज्ड के खिलाफ तो वो पूरा पैसा सरकार के कोष में चला जाता था, ट्रेजरी में चला जाता था, और अगर ईडी केस हार जाता था तो इंटरेस्ट सहित वो पैसा अक्यूज्ड को वापस दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये होता था। अब आगे क्या है, मनी रिमेन्ड इन द अकाउंट अंटिल द केस वाज डिसाइडेड। जब तक केस चल रहा था तो वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहता था। अगर अक्यूज कन्विक्ट हो गया तो वो कैश जो भी अटैच किया था, जब्त किया था, वो सरकार की ट्रेजरी में चला जाता है। अगर अक्यूज्ड अक्विट हो गया, उसके खिलाफ केस प्रूव नहीं कर पाई ईडी, तो वो पैसा इंटरेस्ट सहित अक्यूज्ड के अकाउंट में वापस दे दिया जाता था। ये होता था। अब सवाल उठता है कि भैया ये जो गोल्ड है या कुछ और वैल्यूएबल्स जो जब्त होते हैं, जो लॉकर से निकाले जाते हैं, उनका क्या? जो कैश मिला उनका क्या? आज के समय तो आज के समय क्या होता है, 2018 में ये पूरे सिस्टम को रिफॉर्म किया गया था, फिर से सुधार किया गया था और इसको रैशनलाइज किया था। अब कोई भी पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में, गोल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट में, लॉकर में नहीं रखता है ईडी। अब क्या करता है ईडी, जहां से पैसा, कलकत्ता में पैसा पकड़ा गया तो वहां एक पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलेगा एसबीआई में, उस प्रशासनिक जोन में, उस एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में एक एसबीआई में अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट में पैसा जमा होगा, उस पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट ईडी को नहीं मिलेगा। तो अगर ईडी केस प्रूव कर पाई तो वह पैसा ट्रेजरी में बिना इंटरेस्ट के जाएगा, या अक्यूज्ड एक्विट हो गया तो उसको बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो ये कैश और गोल्ड का प्रोसीजर है वो सेम है कि आप लॉकर में रखो और उसको इस्तेमाल करो जब आपके मौका है। अब अगला सवाल उठता है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर सीजर और अटैचमेंट? अटैचमेंट क्या होता है? मैंने छापा मारा आपकी, मैंने प्रॉपर्टी सील, आपका प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया कि उस प्रॉपर्टी का आप क्या करोगे। अटैचमेंट क्या होता है कि मैंने वो प्रॉपर्टी को समझा कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बना है, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से आपने वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, वो गोल्ड अर्जित किया है, तो मैंने उसको कार्रवाई के तहत अटैच कर लिया। तो पहली तो बात यह है कि अटैचमेंट की परमिशन कौन देता है, यह समझना जरूरी है। द पर्पस ऑफ अटैचमेंट, क्या मकसद है अटैच करने का? इज टू डिप्राइव द अक्यूज्ड ऑफ बेनिफिट ऑफ द अटैच्ड एसेट, या कि उससे आप लाभ ना उठा सको। अगर आप पे अक्यूजेशन लगा है, आप अगर सवाल के कटघरे में खड़े हो, आपके घर पे छापा मारा, तो वो आपको इससे फायदा उठाने से रोकने के लिए। ठीक है,
लॉ प्रोवाइड्स प्रॉपर्टी टू रिमेन आउट ऑफ बाउंड ऑफ द अक्यूज्ड अंटिल द ट्रायल इज कंप्लीट। वो संपत्ति का इस्तेमाल अक्यूज तब तक नहीं कर सकता जब तक वो ट्रायल में प्रूफ ना कर दे कि वो गलत काम से कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है। अब आफ्टर अटैचमेंट और सीज ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश, it has 180 days to get confirmation of seizure from adjudicating agency। यानी जब छापा मारा 17 करोड़ रुपए मिला तो उसके बाद 180 दिन है ईडी के पास कोर्ट से जाकर परमिशन लेने के लिए कि भैया ये 180 करोड़ हम सीज कर अटैच कर रखना चाहते हैं जब तक केस पूरा नहीं हो जाता। अगर कोर्ट उसको अलाउ करे तभी वो अटैच कर 180 दिन के बाद तक कर सकता है, नहीं अलाउ करता है कोर्ट तो उसको वापस देना पड़ता है। आगे अगर हम बढ़े, वंस द अटैचमेंट हैज बीन कंफर्म्ड बाय द कोर्ट्स, ईडी कैन टेक द पोजेशन ऑफ द सीज्ड प्रॉपर्टी, चाहे घर हो, पैसा हो, गोल्ड हो, इन केस इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर घर है, अगर एक बिजनेस टावर है, मॉल है, वो सीज करा है तो क्या करेगा ईडी? वो तो अपने घर नहीं ले जाएगा, उसको तो पर्सनल अकाउंट में नहीं रख सकता। तब ईडी क्या करेगा? जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है, घर मतलब अगर बिजनेस ऑफिस है तो उसमें अगर कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो उनको कहेगा भैया तुम किसको इविक्ट कर देगा, कि इविक्शन का नोटिस देगा और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेगा। ऐसा हुआ है। ऐसा क्या हुआ है देखते हैं। adjudicating authorities however can be, मतलब कोर्ट का जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो चैलेंज करा जा सकता है अक्यूज के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपलेट ट्राइब्यूनल में। आप गए, हर चीज का ट्राइब्यूनल है कि भैया इनने मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, अटैच कर लिया, ये गलत किया है, हमारी प्रॉपर्टी हमको दे दो, केस चलने दो। तो यहां जाकर अपील कर सकते हो। अगर इन्होंने आपको परमिशन दे दी तो ईडी को आपको वापस करना पड़ेगा, नहीं परमिशन दी तो वो वापस से ईडी के पास चला जाएगा। अब इसका फैसला भी आपके खिलाफ आ गया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। सेम चीज आप हाई कोर्ट जाकर कर सकते हो कि भाई हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सोना, हमारा पैसा सीज कर दिया। हाई कोर्ट ने अगर आपके पक्ष में फैसला दिया तो आप प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी, नहीं दिया तो ईडी के पास जब्त रहेगी। ठीक है, स्टे ऑर्डर लेकर आगे तो प्रॉपर्टी ओनर क्लियर द वे फॉर पोजेशन ऑफ एसेट। स्टे ऑर्डर मिल गया तो रिस्टोर हो जाएगी प्रॉपर्टी, नहीं हुआ तो ईडी के पास अटैच रहेगी। अब सवाल होता है, फ्यू इयर्स बैक क्या हुआ? ईडी अटैच द प्रॉपर्टी। रांची में एक आदमी की प्रॉपर्टी जब्त कर सीज कर अटैच कर दी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब वो अक्यूज्ड आदमी पीएमएलए ट्राइब्यूनल में गया, वहां उसको नहीं मिला रिलीफ, और फिर वो हाई कोर्ट गया, वहां भी उसको रिलीफ नहीं मिला। तो ईडी ने क्या किया उस घर का? उस घर में ईडी ने अपना ऑफिस खोल लिया रांची का। तो एजेंसी इवेंचुअली टुक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ओपनड इट्स ब्रांच ऑफिस देयर, वहां अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया। और आखिरी में ईडी सक्सेसफुल रहा उस आदमी को प्रूफ करने में कि वो आदमी गलत था। तो इवेंचुअली उसका कन्विक्शन हुआ और ईडी आज भी उस प्रॉपर्टी से अपना ऑफिस चलाती है रांची में। उस प्रॉपर्टी के कागज भारत सरकार के नाम पे ट्रांसफर कर दिए गए, प्रूफ कर दिया, भारत सरकार के पास आ गया। अब देयर में बी प्रॉपर्टीज विच आर ऑफ नो यूज टू एजेंसी। अब प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं ईडी के पास, भाई वो अच्छी जगह था वहां ऑफिस खोल दिया। अब कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई इस्तेमाल नहीं, एग्रीकल्चर लैंड का क्या करेगा, मॉल का क्या करेगा? ठीक है, ना उसका कोई इस्तेमाल कर सकता है, ना भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा? जब तक ट्रायल चला तब तक क्या करेगा? इन सच केसेस कंसर्न स्पेशल डायरेक्टर ऑफ ईडी, जो स्पेशल डायरेक्टर ईडी होगा, इज मेड द कस्टोडियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उसको जिम्मेदारी दी जाती कि वो डिसाइड करे इस प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाएगा। और एक बार ट्रायल में उस अक्यूज की प्रॉपर्टी जब्त होकर प्रूव हो गया कि वो गलत था, तब क्या होगा? वंस दैट इज प्रूव्ड, तो वो प्रॉपर्टी को भारत सरकार ऑक्शन करके, नीलामी कर बेच सकती है। और अगर ऐसा होता है कि वो ट्रायल, वो कोर्ट में केस लंबा खिंचता है, तारीख पे तारीख सनी देओल हो जाए वहां, तो तब क्या होगा?
सच प्रॉपर्टीज कैन बिगिन टू क्रम्बल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो एक समस्या है कि भाई सरकार के पास प्रॉपर्टी उसका कुछ कर नहीं सकते, तो वो बेकार भी होने लगती है, लेकिन उसका वेट करना पड़ता। ऑक्शन तभी कर पाओगे सरकार जब वो प्रूफ कर पाए। कर लीजिए, यहां आपको सेशन की पीडीएफ, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। कोई भी सवाल है तीनों जगह रीच आउट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और हमने स्टडी IQ पे 5वां फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। इस 5वें फाउंडेशन बैच में की क्लासेस 14 सितंबर 6 बजे से शुरू हो गई हैं। इसमें ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हुई हैं। इस बैच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की चीजें पढ़ाई जाएंगी, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। ये बैच लाइव कराया जाएगा, नो रिकॉर्डेड क्लासेस, सिर्फ लाइव होगा। लाइव क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड वर्जन 2 साल तक 24 महीने तक आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप में इसको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन क्विज, ज्ञानवाणी सेशन, एक मेंटर 1-to-1 मेंटरशिप, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, एक इंसान दिया जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, चाहे पढ़ाई से हो चाहे पर्सनल हो। जो भी आप उसको कॉल करो कि यार ये पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, वो आपका डाउट सॉल्व करेगा, सारी चीजें सॉल्व करेगा। ऐसी कई चीजें इसके अंदर मिल रही हैं। इस समय इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपए। आपको ये कोर्स KP लाइव कोड इस्तेमाल करने से 18,999 का मिल जाएगा। तो इस कोड का इस्तेमाल करिए। और साथ ही साथ हमने UPPSC, जो लोग UPSPCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बैच लॉन्च कर लिया है। ये बैचेस 2 तरीके के हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एक में मेंटरशिप है, एक में मेंटरशिप नहीं है। इसमें मेंटरशिप नहीं है, इसमें मेंटरशिप है। ये वाला कोर्स इसलिए सजेस्ट करेंगे क्योंकि 1-to-1 मेंटर मिल रहा है आपको, जो आपको हेल्प करेगा कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये 18,999 का है, तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे KP लाइव, और ये कोर्स आपको 12,999 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगला सवाल जो उठता है ED से रिगार्डिंग, व्हाट हैपेंस इफ ED अटैचेस अ रनिंग बिजनेस सच एज होटल। अब ED ने एक बिजनेसमैन पे छापा मारा जिसका होटल था या कोई बिजनेस था, IT कंपनी थी, उस पे छापा मारा और उसका बिजनेस अटैच कर दिया। तब क्या होगा? क्या ID बिजनेस चलाएगा, ED होटल चलाएगा? नहीं। क्या वो बिजनेस चलना बंद हो जाएगा? क्या वो होटल चलना बंद हो जाएगा? नहीं। लेकिन ED ये कहता है कि जब तक वो प्रॉपर्टी अटैच्ड है, जब तक कोर्ट में ये प्रूव ना हो जाए कि आप ने क्राइम से नहीं किया है PMLA के अंडर या उन 5 कानूनों के अंदर, तब तक उस बिजनेस से, उस होटल से, उस कंपनी से जितना प्रॉफिट आ रहा है उस पे हमारा हक है, हमको देंगे आप नहीं ले सकते। और अगर प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि नहीं अक्यूज गलत नहीं था, तो वो पैसा वापस उनको मिल जाएगा। तो बिजनेस पोजीशन तो नहीं ले सकता, ठीक है, रनिंग बिजनेस स्टॉप नहीं हो सकता, लेकिन उससे आया हुआ प्रॉफिट ED को मिलेगा। तो हाउएवर इफ अक्यूज डज नॉट गेट लीगल प्रोटेक्शन PMLA ट्राइब्यूनल से या हाई कोर्ट से, तो ED हैज द पावर टू क्लेम ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द कमर्शियल प्रेमिसेस सच एज होटल्स। प्रॉफिट आर गिवन अगेन डिपॉजिटेड कहां? एक पर्सनल अकाउंट में जो SBI में खोला जाएगा, वहीं के एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के अकाउंट में, और एंटायर मनी वुड बी रिक्यूज्ड टू अक्यूज्ड इफ ही और शी इज एक्विटेड। वो अगर प्रूफ हो जाता है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं था तो उसको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। अगला सवाल होता है कि आप भैया किसी का घर जब्त कर लिया तो क्या होगा भाई? अब घर जब्त कर लिया तो क्या घर में जाकर ED के अफसर रहने लगेंगे? नहीं। तो इसमें ED क्या कर सकता है कि इवेक्शन नोटिस दे सकता है कि भैया निकलो, ये हम जब्त करेंगे। तो अक्यूज जा सकता है PMLA ट्राइब्यूनल में या हाई कोर्ट में। PMLA ट्राइब्यूनल में गया, वहां उसको रिलीफ नहीं मिला, वो हाई कोर्ट गया, वहां उसको रिलीफ मिल गया, तो वो घर उसको रहने दिया जाएगा। और अगर दोनों जगह रिलीफ नहीं मिला तो ED क्या कर सकता है? एक तो इविक्ट कर सकता है कि बाहर निकलो, दूसरा क्या कर सकता है कि चलो भाई अगर तुम इविक्ट नहीं हो रहे हो तो आप इस रेसिडेंस का रेंट मुझे दीजिए मार्केट रेट पे, जो भी मार्केट रेट है, आप अक्यूज्ड हो, आप उस घर में रह रहे हो, आप मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एक केस हुआ था कि एक बंदा था जिसकी घर
अटैच किया गया, उसको ईडी ने इविक्शन नोटिस दिया, वो पीएमएलए ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट गया, वहां बोला कि भैया मेरे पास इकलौता घर है, मुझे मत निकालो, तो उसको परमिशन दी गई। तो फिर परमिशन उसको रहने की दी गई, लेकिन उसको रेंट देना पड़ा ईडी को। तो in case where residential are attached to ED and the same is confirmed by judicial authorities of PMLA and higher courts, the right to seek eviction of accused of the premises, वो evict करा सकता है। However, in case the accused is unable to move out, जिसको मुलजिम कहा है, accused कहा है, वो बाहर नहीं निकल सकता, तो ED उनसे रेंट ले सकती है कि भाई मुझे रेंट दे। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ED had attached a residence of a person in Jaipur, जो बताया मैंने, eventually served a eviction notice. However, the accused made a petition and it was only residence, तो ED ने उसको कहा ठीक है भैया तुम रहो, लेकिन मार्केट रेट पे मुझे रेंट दो। अगली चीज है भाई, गाड़ी पकड़ में आ गई तो क्या करोगे? ED क्या गाड़ी चलाएगी उनकी? मर्सिडीज बेंज पकड़ ली तो क्या मर्सिडीज बेंज चलाएगी, ऑडी चलाएगी वहां के अफसर? ऐसा नहीं है। तो ED क्या करती है? सवाल है, अर्लियर अटैच्ड व्हीकल वुड बी सेंट टू वेयर हाउस ओन्ड बाय सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जो भारत सरकार का है, और ईडी को वहां पार्किंग का चार्ज देना पड़ता था। तो भाई ऐसे केसेस लगातार कई साल चलते हैं, तो कार भी खराब हो जाती है, ईडी को पैसा भी देना पड़ जाता है, क्योंकि बड़े साल तक चलता है। तो व्हीकल भी बर्बाद, ना ईडी को फायदा ना क्यूज को फायदा, और साथ ही साथ पार्किंग का पैसा भी दे रहा था ईडी। तो क्या हुआ? तो ये रिफॉर्म हुआ 2018 में, तो रूल्स वर अमेंडेड रिसेंटली। ईडी नाउ अलाउज द अक्यूज टू यूज द अटैच्ड व्हीकल, गाड़ी जो मुलजिम है, जिसको अक्यूज किया गया है, वो गाड़ी चला सकता है। लेटेस्ट लोकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस गाड़ी का रेंट डिसाइड करेगा, फिक्स करा जाएगा, वो रेंट देकर ईडी को वो अक्यूज, वो मुलजिम, वो गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। अब ईडी को रेंट नहीं देना है, क्योंकि वो सरदर्दी वाला काम है भाई। वो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में पड़ा है, सालों साल 10-10 साल 15-15 साल चल रहा है, गाड़ी बर्बाद, उसके बाद ईडी फालतू पैसा दे रहा है, तो इससे बच जाता है अब ईडी।